गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शुभम सिंह चौहान आज फिर से अपने पुराने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन एसएस क्लासेस स्टडी मटेरियल के माध्यम से आप लोगों के सामने आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा फिजिक्स 12th क्लास का, ठीक है, जिसमें मैं आज इसमें पहला चैप्टर चालू करूँगा, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं कूलॉम का नियम एंड वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आज मैं इस चैप्टर का बेस आप लोग को बताऊँगा। इसमें मैं आज 3-4 टॉपिक क्लियर करूँगा, आप लोग इसको देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो वो सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी नया वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के बीच में शेयर करिए। और हाँ, एक बात और, मैं ऑनलाइन फिजिक्स मैं बस इसीलिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि जो है बहुत सारे कमज़ोर बच्चे हैं जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, बहुत ही बोरिंग लगती है, ठीक है। मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सारे। आप लोग जो है बस जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उतना बहुत ही ध्यान से पढ़िए, कंसंट्रेट करिए, थोड़ा सा समय दीजिए फिजिक्स के लिए। 100% आप लोग को हर एक बात मेरी समझ में आएगी और मैं हर एक बात को क्लियर करूँगा, छोटी से छोटी चीज़ हो, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि मैं आप लोग को यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। जितना भी मैं पढ़ाऊँगा उसका आप लोग को नोट्स दूंगा ताकि आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा, एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आइए मैं देखता हूँ अपना टॉपिक जो भी है, देखते हैं। आइए दोस्तों, मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ टॉपिक में। सबसे पहले आप लोग को बताऊँगा वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से है, आवेश से ही। आवेश कैसे आया, क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसका उत्पन्न कैसे हुआ। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। आइए मैं थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में बता रहा हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। 100% आपको बात समझ में आएगी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी क्या हिस्ट्री है आवेश की, वैद्युत आवेश की। अभी इसमें क्या है कि मैं आपको इस कॉपी पे समझाऊंगा, जैसे ही हमारे 1-2 टॉपिक क्लियर होंगे मैं आपको उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि वैद्युत आवेश की बात करें तो मैं एक नॉर्मल बात बताता हूँ। जैसे नियर अबाउट मान लीजिए लगभग 2500 वर्ष पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि अंबर लिया। अंबर आप लोग जानते हैं, ये देखिए अंबर मैं लिख दिया हूँ, इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं अंबर, ठीक है। ये अंबर एक पदार्थ होता है। अंबर नामक पदार्थ को जब उन्होंने ऊन से रगड़ा, ठीक है, ऊन से, किससे रगड़ रहे हैं, ऊन से। अंबर लिया उन्होंने, अंबर नामक पदार्थ को जब उन्होंने ऊन से रगड़ा, ठीक है, तो उसमें एक ऐसा गुण उत्पन्न हो गया कि वह बहुत ही, मतलब कि जो हल्की हल्की चीज़ें होती हैं जैसे कि कागज़ के टुकड़े, तिनके, इस प्रकार की जो चीज़ें थी वह उनको अपनी ओर क्या करता था, आकर्षित कर लेता था, ठीक है। तो ये क्या करता था कि जब अंबर और ऊन को एक साथ रगड़ते थे तो यह अपनी ओर आकर्षित कर लेता था हल्की चीज़ों को। तो इस अंबर में एक मतलब ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता था कि यह हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, ठीक है। लेकिन 2000 वर्षों तक इस बात पर कोई महत्व नहीं दिया गया, ठीक है। सन 1600 में क्या हुआ कि एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट, ठीक है। डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर, जैसे अंबर में गुण उत्पन्न हो जाता है वैसे ही और भी बहुत सी पदार्थ थे जिनमें यह गुण उत्पन्न हो जाता था। जैसे कि कांच हो गया, कांच में यह गुण आ जाता था, और कांच में आ जाता था, आबनूस में आ जाता था। आबनूस भी एक आपका पदार्थ है। इसी तरीके से जैसे गंधक होता है और लाख होता है, जिससे इसी तरीके से और भी पदार्थ हैं जिनको अगर हम लोग क्या करते थे, रगड़ते थे, ठीक है। रगड़ने पर ये हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगते थे, आकर्षित करने लगते थे।
इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण उत्पन्न होता था। तो मतलब कि एक तरीके से घर्षण द्वारा उत्पन्न होता था। जैसे हम लोग किसी चीज़ को रगड़ते थे तो वहाँ पे उसके बीच में क्या हो जाता था, जैसे दो चीज़ें हमने लिया उसको रगड़ा, जैसे अंबर लिया, ऊन लिया, इन दोनों को रगड़ रहे हैं, जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ेंगे तो वहाँ पे घर्षण भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से यह पता लगाएगा कि यह जो गुण उत्पन्न होता है एक तरीके से घर्षण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इस गुण के प्राप्त कर लेने पर पदार्थ क्या कहलाता था, जैसे कि हमने अंबर और ऊन को रगड़ा तो ये घर्षण के कारण इसमें हो रहा है, क्या हो रहा है, अंबर पे एक ऐसा गुण आ जाता था कि यह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था। ठीक है, तो यह जो गुण इसमें आ जाता था, इस गुण को हम लोग ने नाम दिया वैद्युतमय। वैद्युतमय, इसको हम लोग बोलते थे कि इसमें वैद्युतमय हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया है। तो एक तरीके से वह कारण जिसमें कि यह गुण उत्पन्न होता था उसको हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। जैसे वैद्युतमय है, वैद्युतमय भी आप बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो गया है। जैसे कि फिर से मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे अंबर को हम ऊन से रगड़ते हैं तो इसमें अंबर में एक गुण उत्पन्न हो जाता है। वह गुण जो उत्पन्न होता है घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो गुण उत्पन्न होता है उसको हम लोग, जब इसमें वह गुण आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वैद्युतमय। इसी तरीके से जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख, ये सब अगर हम किसी भी चीज़ ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें भी कांच में वैद्युतमय हो जाता है ये भी। तो मतलब इस सब में क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने पर कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। अगर कोई भी पदार्थ वैद्युतमय हो जाता है तो ये कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। जैसे कि अंबर को हमने ऊन से रगड़ा, ठीक है, तो अंबर में एक गुण उत्पन्न हो गया, उस गुण को हम लोग कहते हैं वैद्युतमय। मतलब कि अंबर में आवेश आ गया है। क्या आ गया है, आवेश आ गया है। ठीक है, तो वैद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई, वैद्युत आवेश कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, ये हमने इसमें टॉपिक में क्लियर कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बताएंगे आप लोग को धन तथा ऋण आवेश। धन तथा ऋण आवेश क्या होते हैं। ठीक है, आवेश, वैद्युत आवेश हमने पता कर लिया। अब आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। मैं इसकी भी हिस्ट्री बताता हूँ कि हमें कैसे पता चला कि धन आवेश और ऋण आवेश भी होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, तो उन्होंने पता लगाया कि दो प्रकार के आवेश होते हैं। कैसे इन चीज़ों का पता चला, मैं उसका भी आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें तो छड़ आवेशित हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक छड़ ले ली। ठीक है, ये हमने एक छड़ ले ली। ये किसकी छड़ है, कांच की छड़। ठीक है, हमने एक कांच की छड़ ले ली और इसको मैं रगड़ रहा हूँ किसके साथ, रेशम के साथ। ठीक है, यदि मान लीजिए हमने एक कांच की छड़ ले ली और उसको रेशम के साथ रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, यह क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। आवेशित का मतलब विद्युतमय हो गई है, इसमें आवेश के गुण उत्पन्न हो चुके हैं। अब छड़ जो है छोटी छोटी चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी, मतलब वह कंडीशन इसमें आ गई है रगड़ने के बाद। ठीक है, अब मान लीजिए कि आबनूस की छड़ हम ले लें, आबनूस की छड़ ले लें। मान लीजिए ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट पूरा करके ऐसे दिखाता हूँ कॉपी पे। आबनूस की छड़, आबनूस की छड़ ले ली और इसको मैं रगड़ता हूँ बिल्ली की खाल से। ठीक है, अब हमने आबनूस की छड़ ली और इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब रगड़ा तो उसके बाद हमको पता चला कि आबनूस की छड़ पे भी आवेश गुण उत्पन्न हो चुका है। इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशित। मतलब ये भी क्षण आवेशित हो चुकी है। अब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, फिर ये चीज हो गई। अब उसके बाद वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट किया। फिर क्या किया उन्होंने,
जब इन दोनों क्षणों के आवेश एक दूसरे से भिन्न प्रकार के होते थे। ठीक है, मतलब कि यदि हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर एक डोरे से लटका दें, मान लीजिए कि हमने ये कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया और इस छड़ को एक डोरे से लटका देते थे, और एक दूसरी हम कांच की छड़ लेते थे, ठीक है, उसको भी रेशम से रगड़ कर उसके पास ले जाएं, जो ये छड़ लटक रही है इसके अगर हम पास ले जाते थे तो क्या होता था, यह जो कांच की छड़ और ये रेशम की छड़ थी, ठीक है, एक दूसरे से क्या होती थी, दूर जाती थी। मतलब कि बात समझ में आ रही होगी, हम एक कांच की छड़ ले लें और रेशम से उसको रगड़ दें, ठीक है, और उस कांच की छड़ को हम एक जगह लटका दें धागे से बांध के, दूसरी कांच की छड़ रेशम से रगड़ कर जब उस वाली कांच की छड़ के पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से क्या होती थी, दूर हटती थी। ऐसा उसमें गुण आ जाता था। ठीक है, फिर इसी प्रकार मान लीजिए दूसरा एक्सपेरिमेंट, आबनूस की छड़ को हम बिल्ली की खाल से रगड़ें, ठीक है, और उसको एक धागे से बांध के लटका दें। दूसरी आबनूस की छड़ को अगर हम ले बिल्ली की खाल से रगड़ें और उस छड़ के पास ले जाते थे तो ये भी एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती थी। ठीक है, फिर ये दो एक्सपेरिमेंट किया गया, चलो ठीक है, इससे पता चला कि ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। अब हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग ने किया कि कांच की छड़ को हमने क्या किया, रेशम से रगड़ा और उसको एक धागे में बांध के लटका दिया। अब जो है हमने आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और इस आबनूस की छड़ को जब कांच की छड़ के पास हम लोग ले जाते थे तो ये दोनों आकर्षित होती थी। ठीक है, ये क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को अगर हम बिल्ली की खाल से रगड़ के लटका देते थे और कांच की छड़ को रेशम की छड़ से रेशम से रगड़ कर अगर कांच की छड़ को इसके पास ले जा रहे थे तो ये भी वही कंडीशन, आकर्षित हो रही थी। ठीक है, जब सेम कर रहे थे तो प्रतिकर्षित हो रही थी। ठीक है, जैसे कांच की छड़ को रेशम से हम लोग रगड़कर और कांच की छड़ को रेशम की छड़ के दोबारा रगड़कर उसके पास ले जाते थे तो ये प्रतिकर्षित होती थी सेम कंडीशन में। और जब चेंज हमने किया तो यहाँ पे क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। मतलब कि जब हम प्लस हमारे पास होगा या माइनस होगा तो वह उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा तो आकर्षण होगा। ये चीज़ आप लोग को एकदम क्लियर हो गई होगी कि प्रतिकर्षण और आकर्षण जो हमने बताया है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर आप प्लस होगा या माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षित होगी। ठीक है, अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, आकर्षित होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा नया अगला टॉपिक है। ये भी हमने आप लोग को बस ये बताया वैद्युत आवेश जो होता है वो कैसे आया, ऋण आवेश या धन आवेश का पता कैसे चला। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं मूल आवेश क्या होते हैं। ठीक है, मूल आवेश देखिए क्या होते हैं, एलिमेंट्री चार्ज इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मूल आवेश। ठीक है, ये एलिमेंट्री चार्ज भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल चार्ज भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में हर एक चीज़ का नाम जरूर पता रखें। ठीक है, मान लीजिए मूल आवेश की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। ठीक है, और यह वह छोटे से छोटा आवेश है जो किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। मान लीजिए आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को हम लोग स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकृति में स्मॉल ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता है। यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु अथवा आवेशित कण या फिर आयन आवेश को नापे तो उसका आवेश सदैव ई के पूर्ण गुणज में होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ई या 2e, 3e, 4e इस तरीके से होता है। ठीक है, और वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। मैं आप लोग को ये इम्पोर्टेंट नोट के तौर पे बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको मूल आवेश की डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ सरल तरीके से। मान लीजिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे छोटे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं,
मूल आवेश बोलते हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हैं प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। अब जैसे कि हमने आपको ये 3 टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, वैद्युत आवेश, धन तथा ऋण आवेश, मूल आवेश। अब मैं इन तीनों टॉपिक को आपका नोट्स दे देता हूँ, ठीक है। तो इस नोट्स दे रहा हूँ, इसकी मैं पिक आपको दे रहा हूँ और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अभी मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे आप लोग को बता दिया है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश में जब वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो वस्तुओं में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है तथा वस्तु आवेशित हो जाती है। सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। सजातीय का मतलब सेम, ठीक है। विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसा भी हमने आप लोग को समझाया था। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। मूल आवेश क्या होता है? प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे छोटे आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मूल आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई की वैल्यू आप लोग को याद ही होगी 1.6 × 10⁻19 कूलॉम, ठीक है। आप लोग ने जितना मैंने अभी आपको नोट्स दिया है सभी ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। और अब अगला टॉपिक हमारा चालू होने जा रहा है कूलॉम का नियम, ठीक है। कूलॉम का नियम देखिए क्या है। मैं अभी कूलॉम के नियम का आपको थोड़ा सा बेस बताता हूँ। जैसा कि मान लीजिए कि जैसे अभी हमने बताया है, हमने अभी जैसे पढ़ा है कि 2 समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अभी हमने आप लोग को बताया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि 2 आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। मान लीजिए 2 आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रकर्षित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन आवेशों के बीच में कोई ना कोई क्या कर रहा है? बल कार्य कर रहा है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत बल कहते हैं। अगर वैद्युत बल की डिफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। समान आवेश के बीच वैद्युत बल प्रतिकर्षित बल होता है तथा विपरीत आवेशों के बीच यह बल कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। यदि वैद्युत आवेश निर्वात में स्थित हो, ठीक है। मान लीजिए कि यदि वैद्युत आवेश निर्वात में स्थित हो, निर्वात का मतलब वायु में स्थित हो, तब भी उनके बीच वैद्युत बल लगता है। मतलब कि वैद्युत आवेश अगर हमारा निर्वात में स्थित है तब भी उसमें क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा, वायु में है। तो आइए अब देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 आवेश हैं और ये दोनों आवेश हमारे कहाँ हैं? निर्वात में है, ठीक है। ये निर्वात वातावरण है। मान लीजिए कि इनके बीच की दूरी, ये 2 आवेश हैं, एक आवेश को हमने Q1 ले लिया है, एक को Q2 ले लिया है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि स्मॉल r है, ठीक है। मैं यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये जो बल इनके बीच में बल लगता है, ठीक है, तो ये है अनुक्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, और यह इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये 2 समीकरण हैं, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से तो ये हमारा ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ठीक है। अब ये हमारा जो फॉर्मूला आया है, ये मैं भी रफली आपको बता रहा हूँ, इसका मैं नोट्स दूंगा, अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए केवल, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अभी देखिए इसकी अगर कूलॉम के नियम में लिखूँ, इसका डिफिनेशन अगर मैं आपको बताता हूँ तो ध्यान से सुनिए। इस नियमानुसार 2 स्थिर बिंदु आवेश, मतलब कि ये देखिए 2 स्थिर बिंदु आवेश, ठीक है, बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, इनके बीच में कैसा बल लगता है? कि तो आकर्षण लग रहा होगा, कि तो प्रतिकर्षण लग रहा होगा। बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, ये देखिए दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश भी होता है। आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। यह हमारा हो गया है कूलॉम का नियम। अब देखिए बात आती है, अब आगे मैं इसमें और से थोड़ा सा देखता हूँ, बस अभी 2 या 3 से 4 मिनट की क्लास और लूँगा मैं, ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए आइए, अब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अनुक्रमानुपाती मैं अगर हटाता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, के आ जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये जो के है, के आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है। के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा मान लीजिए आवेश, दूरी, बल के मात्रकों पर निर्भर करता है, ठीक है। दूरी और ये बल के जो है मात्रकों पर निर्भर करेगा, मतलब इसका जो मान होगा यहाँ पे बल, दूरी और ये आवेश के जो मात्रक होंगे उस पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक मान लीजिए न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और वह आवेश का मात्रक कूलॉम, ठीक है, लें, तो दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों, और दोनों आवेश कहाँ हों? निर्वात में स्थित हों, तो प्रयोगों द्वारा पता चलता है, प्रयोग हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट द्वारा पता चलता है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें एक्सपेरिमेंट से निकलता है, तो ये आप के की वैल्यू याद करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? के अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम तथा आवेश, दूरी, बल मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलॉम लें और दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों, तब प्रयोगों द्वारा के का मान क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारी के की वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, आइए अब इसके आगे देखते हैं। मान लीजिए कि यदि बिंदु आवेश निर्वात में स्थित हो, तब अपनी सुविधा के लिए मैं इस समीकरण को, ये जैसे समीकरण एक तरीके से ये बन गया था हमारा, के की वैल्यू रख देंगे ये, अपनी सुविधा के लिए समीकरण को मैं ये लिख सकता हूँ, के मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस प्रकार हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, Q1 Q2 या नॉट भी बोलते हैं इसको, r² मात्रक न्यूटन, और इसकी भी वैल्यू यही होगी 9.0 इंटू 10⁹, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बता सकते हैं, जैसे कि इसका पूरे का मान आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है 9.0 इंटू 10⁹, ये पता है, तो इसकी वैल्यू आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन करिए, देखिए मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ, आप लोग खुद करिएगा। 1/4 पाई इंटू ये मैंने इधर ले लिया 9.0 इंटू 10⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लोग को मालूम है, वही रखेंगे, क्या होती है 3.14 इंटू 9.0 इंटू 10⁹, ये है। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, जैसे ही इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, ये आ गया। अगर आपसे ये पूछ लिया गया एप्सिलॉन 0 का कि विमीय फार्मूला, विमीय सूत्र, तो आप विमीय सूत्र भी बता सकते हैं। विमीय सूत्र बहुत ईजी है। अब जैसे एप्सिलॉन 0 बराबर फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए एप्सिलॉन 0 बराबर अगर फार्मूला आप निकालेंगे तो ये फार्मूला आपका ऐसे बन जाएगा नियर अबाउट, मान लीजिए कि मैं इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 1/4 पाई, ठीक है, 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 F r², मतलब ये अगर एप्सिलॉन 0 की बीमा निकालनी है तो बल को हमको इधर लाना पड़ेगा, इसको इधर ले जाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे करना है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए
ये तो कांस्टेंट टर्म है, इससे कोई मतलब ही नहीं। ऊपर क्या है, आवेश है, तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम की या फिर ऐसे डायरेक्टली मान लीजिए, लिख लीजिए, आवेश की विमा आप लोग को मालूम होगी 80 होती है, लेकिन 2 हैं तो a² t² हो जाएगा, ठीक है। और नीचे बल है, बल की विमा आप लोगों को पता है mlt-2 हो जाएगी। उसके बाद दूरी है, दूरी की विमा होती है l²। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सारा कुछ ऊपर भेज देंगे, तो उसके बाद आप लोग को ये विमा निकल के आ जाएगी। क्या आ जाएगी, m-1 l-3 t4 a²। तो ये इसकी विमा हो जाएगी। तो यहीं से आपका ये टॉपिक पूरा ही क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसका जो अगले टॉपिक होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। थैंक यू बॉस। जैसा कि अभी हमने आप लोग को कूलाम का नियम बताया है, तो ये भी आप लोग नहीं नोट करेंगे। कूलाम का नियम, ये देखिए आपका ये टॉपिक है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने पूरा इसको सॉल्व किया है, जैसे वहाँ पे आप लोग को समझाया है। के की वैल्यू आई है, ये हुआ ε0 निर्वात की वैद्युशीलता है, इसका मान भी मैंने निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमने विमा नहीं दिखाई है, तो विमा आपको अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वहाँ से आप लोग अपने टॉपिक पे यहाँ पे आगे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ये सारे बच्चे अपनी अपनी फेयर कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।